बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। कहते हैं शब्दों में बहुत ताकत होती है, कहते हैं कलम में बहुत ताकत होती है। कलम से हम दिल को जोड़ते हैं, कलम से दिल को तोड़ते हैं, कलम ही विद्रोह पैदा करती है। और ऐसे ही विद्रोह को अंजाम देने वाले अपने कलम से नेहा गोड़घाटी जी हमारे साथ स्टूडियो में है। अभी अभी उनका परवाज़ नाम से कविता संग्रह प्रकाशित हुआ, जो कि महान कवि शायर जावेद अख्तर साहब इनके हाथों से हुआ। ताज्जुब की बात है कि महज 14 साल की उम्र में नेहा जी लिखना शुरू करते हैं और 14वें साल में पहला कविता संग्रह उनका आता है। कवि ग्रेस के परिवार से भी है, बहुत सारा इतिहास है, बहुत सारा बड़ा परिचय है। इतना परिचय हम देंगे नहीं, सीधे रूबरू हो गए। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बधाई कि आपका परवाज़ ये कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। बड़ी खुशी की बात है। आप मूलतः महाराष्ट्र से है, नागपुर से है, और ये कहा जाता है विशेषता कि महाराष्ट्र के लोगों का लिखना बोलना उस तरह से उनका लहजा जो होता है वो उस तरह से नहीं आता, उतरता नहीं, बोलने से भी और लिखने से भी। आपने कैसे उसको अंजाम दिया? आपने कैसे लिखा कि उर्दू टच, खालिस हिंदी और इतने सुंदर तरीके से अपने परवाज़ को लोगों के सामने पेश किया? जी, बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। जी। तो आप किसी भी शहर से, देश से या फिर स्टेट से हो सकते हैं, लेकिन उसका आपकी भाषा से कोई ताल्लुक नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है। जी। आप कौन सी भाषा में लिखते हैं ये इसलिए होता है कि आप उस भाषा में सोचते हैं। मेरा हमेशा से ही एजुकेशन अलग अलग शहरों में होता रहा, पहले नागपुर, फिर मुंबई, फिर कलकत्ता। इसके लिए मैंने अलग अलग शहरों का जो लहजा है, जो भाषा है, वो चलते फिरते ही सीख ली। उसके लिए कुछ मैंने अभ्यास किया या फिर ऐसा तो कभी हुआ नहीं। और बहुत शहरों में मैंने सफ़र किया है, विदेशों में सफ़र किया है। तो जब आप इतने लोगों से मिलते हो, अलग अलग कल्चर से रूबरू होते हो, तो वो चीज़ अपने आप में कब आ जाती है आपको पता नहीं चलता जी। मगर मुझे उर्दू से हमेशा से ही मोहब्बत रही है, बचपन से। उर्दू भाषा ही मोहब्बत की रही है। बहुत बहुत प्यारी, खूबसूरत, मीठी भाषा है। तो जब भी मुझे वक्त मिला तो मैं एक मौलाना जी से उर्दू सीखती रही हूँ 6-8 महीने तक, जिसके वजह से मैं अपनी कविताएं उर्दू हिंदी में लिख पाई। और एक हमेशा से जो आदत है या फिर जो लगाव है किताबों से, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश या फिर अलग अलग भाषाओं से, वो मैं हमेशा पढ़ती रही, जिसके वजह से मैं ये सब कविता हिंदी उर्दू में लिखती हूँ। वैसे मैं अंग्रेज़ी और मराठी में भी लिखती हूँ, वो किताबें आगे देखेंगे। बिल्कुल। जैसे कि हम ये कहते हैं कि लिखना बहुत कठिन होता है। आप तो 14 साल से ही लिख रही है, आपका तो कविता संग्रह भी 14 साल में प्रकाशित हुआ। इतनी कम उम्र में, या अब भी आपकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है, शायरा हो, कविता करने वाले लोग हो, साहित्यिक हो, उनके तरफ देखा जाता है कि भाई 50 के ऊपर होंगे, 60 के ऊपर होंगे। आपने कब सीखा ये लिखना और उसका क्या प्रक्रिया रही, उसकी प्रेरणा क्या रही? अभी कविता लिखना तो कोई सब्जेक्ट है नहीं किसी यूनिवर्सिटी में ना ही वो कभी किसी को पढ़ाया जाता है जी। अभी बचपन से जब हम स्कूल में मराठी की कविताएं सीखते थे, हिंदी की कविताएं सीखते थे हमारे किताबों में, स्कूल में, तो वहाँ से जो लगाव है, जो प्यार है, वो उनकी तरफ मेरा बढ़ता रहा। फिर लगा कि क्या हम भी ऐसा लेखक बन सकते हैं जी? क्या हम लिखने की कोशिश कर सकते हैं? तो फिर मैंने 12-13 साल की उम्र में एक पहली कविता लिखी, जो कि एक चिड़िया पे थी। और फिर मैंने वो अपने सर को दिखाई, उन्होंने कहा अरे वाह बहुत अच्छा है, तुम और लिख सकती हो। फिर मैंने वहाँ से लिखना शुरू किया। लेकिन घर वाले बताते हैं जब मुझे लिखना भी नहीं आता था बचपन से, तब से मैं कुछ शेर बनाती हूँ। जी। बिल्कुल। जावेद अख्तर ये जो नाम है बहुत बड़ा नाम है जी, हमारे भी आदर्श है। उनको हम पढ़ते हैं, उनको लिखते हैं, देखते हैं, उनको दोहराते हैं मंचों से हम। हाँ। उनको मिलना भी बहुत बड़ी बात है। तो ये कैसा रहा सफ़र कि आपके प्रवास को उन्होंने प्रस्तावना लिखी जी, कैसे उन्होंने सम्मति दी, कैसे आपकी मुलाकात हुई, ये कैसे पूरा जो वाक़या है कैसे हुआ?
जी, अभी कभी कभी उसको कहते हैं ना कि किसी चीज़ को अगर आप शिद्दत से चाहो तो हाँ। शायद वो आपको मिल ही जाती है। तो हुआ ऐसे कि मैं बहुत कोशिश कर रही थी जावेद साहब को मिलने की, एंड मैंने बहुत कोशिश की कि कोई मुझे मिलवा दे, ये करे, बट कुछ मामला जम नहीं रहा था। तो अभी क्या करें। फिर मेरे कुछ दोस्त हैं मुंबई में जो अलग अलग यहाँ पे ऑफिसेस में काम करते हैं, मैंने किसी से उनका एक नंबर पता किया। तो एक दिन फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा जावेद साहब मैं नेहा बोल रही हूँ, एंड बात ऐसी कि उन्होंने फ़ोन उठा लिया, वरना किसी का फ़ोन नहीं उठाते। फिर मैंने कहा सर मैं ऐसे ऐसा बोल रही हूँ, मैंने एक किताब लिखी है परवाज़, एंड मैं चाहती हूँ कि उसके लिए आप प्रस्तावना लिखें, मेरी दिली तमन्ना है और मेरा ये ख्वाब है। तो उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने एक पॉज लिया, ऐसा ही। अच्छा। टाइटल तो अच्छा है, लिखती हो अच्छी बात है, मगर क्या तुम पढ़ती भी हो? तो फिर मैंने उन्हें एक पूरी लिस्ट बताई जो किताबें मैंने बचपन से लेकर अब तक पढ़ी थी। फिर उन्होंने कहा कि हाँ शायद छोटा मोटा कुछ लिखती होगी। फिर मैंने कहा सर मैं आपके पास एक डमी कॉपी दे देती हूँ, आप पढ़िए, एंड मुझे प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए कि आप उसके लिए प्रीफेस लिखें। फिर उन्होंने अपना एड्रेस दिया, मैं उनके घर गई, उन्हें किताब दी, और फिर तब से सिलसिला शुरू हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। परवाज़ जो है वो एक सफ़रनामा है आपकी ज़िंदगी का, आपके सफ़र, आपका जो संघर्ष है उसमें कविताओं में दिखती है ये सब बातें। तो परवाज़ में अपना जीवन डालना, अपना संघर्ष डालना, इसको आप किस मायने में देखती है कि परवाज़ में जो मैंने लिखा है, जो मैंने लिखना चाहा है, लोगों को बताना चाहा है, तो आप क्या सोचती है उसके बारे में? जब कोई स्पेशली कविताओं की किताब, कथा और कादम्बरी या फिर जो फिक्शन, नॉन फिक्शन या फिर स्टोरीज होती है, वो एक अलग अलग हिस्सा होता है लिखने का। बट स्पेशली जब आप कविताएं लिखते हैं तो आप वो अलग अलग वक्त में लिखते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन में 60 कविताएं लिख ली या फिर एक दिन में 10 कविताएं लिख ली, ऐसे नहीं होता है। तो कविता लिखने की जो प्रोसेस होती है, थिंकिंग प्रोसेस जो होती है, वो आप जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पे या फिर उम्र के अलग अलग पड़ाव पे आप लिखते जाते हैं। एंड उस वक्त आपके साथ या फिर आपके आसपास जो होता रहता है वो अपने आप आपके शब्दों में ढलता रहता है। तो उसी तरीके से परवाज़ भी एक सफ़रनामा बना। बिल्कुल। वो कहते हैं कि जैसे हमने कहा कि उर्दू जो भाषा है वो प्यार की भाषा है, इश्क की भाषा है, और इश्क ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत पहलू है, और आपकी कविताओं में भी वो सारी चीज़ें झलकती है। जी। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि इसको, इस प्यार को, मोहब्बत को, इश्क को जब आप लिख रही थी तो क्या मन में चल रहा था, कैसी भावनाएं थी? ये तो आपने कठिन सवाल पूछ लिया मुझसे। तो मेरा जो स्वभाव रहा है, मैं सबसे प्यार करती हूँ। मेरे दोस्त हो गए या फिर मेरे घर वाले, मेरे आसपास काम करने वाले, इवन मुझे पेड़ पौधों, रास्तों से भी बहुत प्यार है। बिल्कुल। तो जब आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, लोग हैं, उनसे आप प्यार करते हैं और आपके साथ ऐसे ऐसे किस्से अलग अलग वक्त होते रहते हैं, और अगर आप शायर हैं तो वो अगर पन्नों पे ना उतरे तो क्या होगा। बिल्कुल। हम इश्क की बात कर रहे थे, मोहब्बत की बात कर रहे थे, प्यार की बात कर रहे थे। परवाज़ में ऐसा कौन सी कविता या कौन सी लाइन्स है जो आपको शायद याद आती हो कि नहीं, ये प्यार के बारे में ये बहुत सटीकता से आपने लिखा है, ऐसा कुछ याद आता है आपको, कुछ लाइनें? जी, मेरी 4 लाइनें जो परवाज़ की है वो मेरी बहुत पर्सनल फेवरेट है। वैसे तो आपकी और बाकी भी बहुत सारे दोस्त या फिर पढ़ने वाले हैं, उनकी अलग अलग फेवरेट हो सकती हैं जी। एक 4 लाइनें हैं, सुना देती हूँ। बहुत मुश्किलों से संभाला है मैंने खुद को, बहुत मुश्किलों से संभाला है मैंने खुद को तेरे जाने के बाद। क्या बात है। बहुत मुश्किलों से संभाला है मैंने खुद को तेरे जाने के बाद, बिखर जाती तो अच्छा होता, हम पहले कभी मिले ही ना होते तो अच्छा होता। क्या बात है, हम पहले कभी मिले ही ना होते तो अच्छा होता। आपका जो सफ़र है वो नागपुर से मुंबई, एक सर्वसामान्य लड़की से एक कॉरपोरेट जगत की लड़की तक, उसमें काफ़ी संघर्ष रहा, बड़ा कॉरपोरेट आपने देखा। आपको कहीं इश्क मोहब्बत के अलावा भी ये सारा जो संघर्ष है, आपको लगता है कि किसी कविता में उतरा है? ऐसी कोई कविता है? जी, बहुत सारी कविताएं हैं जो जिसमें अलग अलग तरीके का संघर्ष है।
लेकिन वक्त नाम की और जो दर्द नाम की जो कविता है, आप फुर्सत से पढ़िएगा। इसमें वो स्पेशली मैंने लिखा है, क्योंकि हम बहुत सफ़र करते रहते हैं, आज यहाँ जाना, कल वहाँ जाना, बहुत लोगों से मिलते रहते हैं, बट मैंने देखा है कि बहुत कम लोग वक्त की इज्जत करते हैं, खुद के और दूसरों के भी। और वक्त बीतता जाता है, हम जीते रहते हैं, यहाँ से वहाँ पता नहीं क्या मिलने के लिए भागते रहते हैं। सो वो जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है खुद के बारे में, लोगों के बारे में, या फिर पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में, राइट, जहाँ पे दर्द के लिए कोई जगह नहीं है, तो एक वक्त और एक दर्द, ये कविता अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बात पूछनी थी कि इस पूरे कविता संग्रह में, परवाज़ में, जैसे हमने कुछ पन्नों को छेड़ा, हमने देखा कि हिंदी के साथ साथ आपने उर्दू का भी बहुत महीन तरीके से उसमें प्रयोग किया है। तो जब ये हिंदी के साथ उर्दू का प्रयोग चल रहा था तो कुछ कठिनाइयाँ गई, और इसका क्या अनुभव रहा आपका? जी, अभी भाषाओं में कभी कठिनाई ऐसे नहीं हो पाता, बिकॉज क्या होता है, जब भी आप कविताएं लिखते हैं तो सबसे पहला लफ्ज़ जो आपके मन में आता है वो आपके पेपर पे उतर जाता है। बिल्कुल। सो मेरी जितनी भी पढ़ाई थी उर्दू की, या फिर जितना भी साहित्य मैंने पढ़ा है, उससे मैंने जो भी सीखा है वही उर्दू में यहाँ पे मैंने उतारा है। बिल्कुल। हम लोग अभी 75वां देश की स्वतंत्रता का पर्व मना रहे हैं। पूरा भारत और दुनिया में जितने हम भारतवासी हैं, हमारे जो भाई बहन हैं पूरी दुनिया में, वो सब 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। बड़ा ही उत्सव है पूरे देश में। और ये कहा जाता है कि कवि हो, शायर हो, लेखक हो, वक्ता हो, वो देश से बहुत प्यार करता है और वो चिंतन भी करता है, वो अंधा प्यार नहीं करता जी। उसका अपना एक देश के प्रति, उसके विकास के प्रति, लोगों के प्रति, उनकी अधिकारों के प्रति एक चिंतन होता है जी। तो आपको क्या लगता है आज की जो स्थिति है, एक शायरा, एक कवियत्री होने के नाते आप इस उत्सव को कैसे देखती है? जी, बहुत मुश्किल है। 75 साल होने के बावजूद भी जब हम 100 साल पुराने मुद्दों पे आज लड़ रहे हैं, बिल्कुल, वो देख के थोड़ा दुख दर्द होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है, और लगता है कि क्या हम आगे बढ़ रहे हैं या फिर 100 साल पुराने मुद्दों को लेके अभी भी पीछे ही चल रहे हैं। ये तो एक हो गया कि पॉलिटिकल या फिर राजकीय जो अपने यहाँ पे चल रहा है। दूसरा एक मुद्दा आता है कि हम इकोनॉमी की तरफ से कहाँ जा रहे हैं। एक होता है अपना इंट्रा, एक होता है अपना इंटरनेशनल इकोनॉमी, अपना जीडीपी कहाँ जा रहा है, अपने इंडिया में कौन से बिजनेसेस आ रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज आ रही है, कौन बैंकरप्ट हो रहा है, कौन पैसे लेके भाग रहा है। ये जो सब चीज़ें हैं जो हम बिज़नेस वाले बड़ी बारीकी से स्टडी करते हैं, बिकॉज उसी से हमारा रोज़ का काम चलता है। ठीक, तो अगर वो देखा जाए तो ऐसा लगता है कि एक्सपर्टीज़ की कमी है। जो एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए इकोनॉमिकल इश्यूज़ को संभालने के लिए, या फिर हमारे इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए, या फिर जो इंडस्ट्रीज़ बाहर से आके यहाँ पे अपना दुकान लगा रही हैं उनको हैंडल करने के लिए, वो एक्सपर्टीज़ की थोड़ी कमी लगती है, जिसकी वजह से ये जो सो कॉल्ड प्रोग्रेस या फिर डेवलपमेंट या फिर वो है, वो शायद पीछे हो रहा है। बिल्कुल, हम थोड़ा सा अभी हटते हैं इस मुद्दे से, फिर हम पर्सनल बात पे आते हैं कि अभी अभी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में फेस्टिवल था, मुमताज़ फेस्टिवल। वहाँ एक बड़े ओहदे से आपको नवाजा गया, रौनक हिंदुस्तान। जब इस तरह से हम लोग लिखते हैं और इस तरह से हमें अवार्ड मिलते हैं, नवाजा जाता है, तो क्या लगता है, क्या भावनाएं होती है? सबसे पहले तो विश्वास नहीं होता। हम कॉर्पोरेट में काम करने वाले इतने सालों से हमें सिर्फ परफॉर्मेंस वाले पुरस्कार मिलते हैं। हमें कभी सम्मान पत्र नहीं दिया जाता। अगर हमने टारगेट अचीव किया तो हमको ट्रॉफी मिलती है, या फिर स्कूल में जब आप फर्स्ट आते हो तब आपको ट्रॉफी मिलती है। तो वो बहुत सारी जो मेहनत होती है उसका आपको मुआवजा मिलता है। लेकिन मुमताज़ फेस्टिवल में हम गए, वहाँ के लोगों से मिले, बुरहानपुर का इतिहास हमने जाना, और वहाँ के लोग इतने प्यारे हैं, इतना सुंदर कविताएं सुनते हैं। जितना भी हमारा संघर्ष रहा या फिर हमारी जो इमोशनल या फिर
फिजिकल जो संघर्ष है वो जब हमारी कविताओं में आता है और उसको लोग पढ़ते हैं, उसको लोग सराहते हैं, उसको सम्मान देते हैं, तो बहुत खुशी होती है। लेकिन कभी कभी विश्वास भी नहीं होता कि क्या ये सच में हो रहा है या फिर मैं कोई ख्वाब ही देख रही हूँ। बिल्कुल, ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। एक 14 साल की उम्र से अब तक का ये पड़ाव, ये सफ़र बहुत शानदार रहा। जावेद अख्तर साहब ने प्रस्तावना लिखी, इस प्रस्ताव के बाद भी और सफ़र है जी, और भी आगे आसमां है। जी। तो आगे क्या है, कौन सी किताबें, कौन सी कविताएं, कविता संग्रह आपके अभी है जिनको आप चाहेंगे कि आने वाले काल में लोगों से मुलाकात होगी उनकी? जी, तो 2 कविता संग्रह है जो शायद इस साल दिसंबर में या फिर अगले साल जनवरी में आएंगे। एक सरू और एक लॉन्ग डिस्टेंस, ये 2 मराठी है। और एक अगले साल का एक प्रोजेक्ट है, वो है शाहिदा, जो कि वापस हिंदी उर्दू में होगा। और उसके बाद ये प्लान्स है कि थोड़ा अंग्रेज़ी में लिखा जाए, बिकॉज़ इतने सारे दोस्त हैं मेरे। आपने परवाज़ पढ़ी होगी, आपको मेरे दोस्तों का अंदाज़ा होगा। कुछ कहते हैं कि हमें मराठी समझ में नहीं आती, आप हिंदी में लिखो। अभी जब हिंदी में लिखना शुरू किया तो लोग बोलते हैं हमें अभी जो केरला से हैं या फिर तमिलनाडु से हैं या फिर यूरोप में रहते हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती, वो कहते हैं प्लीज़ ज़रा अंग्रेज़ी में लिखो। तो अभी उनके प्यार की खातिर अभी अंग्रेज़ी में कुछ ट्राई करेंगे। क्या बात है, ये सफ़र चलता रहेगा। इस सफ़र को एक अंजाम देने के लिए, एक मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपने एक पब्लिकेशन शुरू किया है, छवि पब्लिकेशन के नाम से। तो क्या आपकी खुद की ही कविता या संग्रह या किताबें उसमें प्रकाशित होगी, या आप जैसे अनगिनत लोग हैं जिनको प्रकाशकों की ज़रूरत है, जिनको पब्लिकेशन इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है, क्योंकि वो घूमते रहते हैं और उन्हें कोई मिलता नहीं छपवाने के लिए, तो उनकी भी मदद आप करेंगे? जी, छवि पब्लिकेशन ये बहुत पर्सनल है मेरे लिए, बिकॉज़ मेरे माँ बाप का जो नाम है मैंने उससे वो नाम बनाया है, छाया विलास गोड़घाटे, तो उनसे छवि पब्लिकेशन मैंने बनाया है। तो इसका जो उद्देश्य है वो सिर्फ खुद का प्रमोशन करना नहीं है। जो भी नए लेखक हैं, नए कवि हैं, शायर हैं, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता या फिर पब्लिशर ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है, उनका छवि पब्लिकेशन में पूरी तरह से स्वागत है। आप आइए, हमसे मिलिए और हम आपको ज़रूर छापेंगे। बिल्कुल नेहा जी, अंतिम दौर में हैं हम जी। और जो हमारे दर्शक हैं देश भर से देख रहे हैं, देश के बाहर भी आवाज़ इंडिया टीवी के दर्शक और बहुत शायराना अंदाज के हमारे दर्शक हैं, तो उनके मन में ये चल रहा होगा कि इतना सारा इंटरव्यू चल रहा है, तो क्यों ना एक नज़्म या एक कविता इससे समाप्त किया जाए इस इंटरव्यू को। तो आप कौन सी नज़्म या कौन सी कविता पर हम इस सफ़र को यहाँ रोकेंगे? जी, एक छोटी सी कविता मैं सुना देती हूँ। जी। मेरी परवाज़ को आसमां दे दे, मेरी परवाज़ को आसमां दे दे, पर कब मांगे थे उड़ने का हौसला दे दे। क्या बात है। मेरी परवाज़ को आसमां दे दे, पर कब मांगे थे उड़ने का हौसला दे दे। मेरी ख्वाहिशों की तजवीज़ है, मेरी ख्वाहिशों की तजवीज़ है, तेरी ज़मीं की थोड़ी ऊंचाई दे दे। क्या बात है। मेरी ख्वाहिशों की तजवीज़ है, तेरी ज़मीं की थोड़ी ऊंचाई दे दे। मेरे जुनू में ताकते परवाज़ है, बस परों को थोड़ा प्यार दे दे। बिल्कुल बिल्कुल, बस परों को थोड़ा प्यार दे दे, परों को थोड़ा प्यार दे दे। देखिए यहाँ परों को प्यार दे दे में संघर्ष भी आ रहा है, मोहब्बत भी आ रही है, इश्क भी आ रहा है, करुणा भी आ रही है, मैत्री भी आ रही है। नेहा जी, आपको बहुत बहुत बधाई और आपका जो सफ़र है ये निरंतर चलता रहे, और हम मंगल कामना करते हैं कि आने वाले काल में बहुत सारे कविता संग्रह और अपने लिखे हुए पूरी दुनिया में लोग उसको पढ़े। हम बताना चाहेंगे कि परवाज़, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसकी प्रस्तावना जावेद अख्तर साहब ने लिखी है, उनके हाथों से ये प्रकाशित हुआ है। देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी। नेहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया।